तो आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे घटना चक्र का दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। आइए हम पढ़ते हैं। आर्थिक सीमा का संकल्प। राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र एक शाखा है और राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय का आकलन इसका एक भाग है। राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित कोई भी समुच्चय देश की उत्पादन क्रियाओं की माप है। इसकी आर्थिक सीमा देख लेते हैं। आर्थिक सीमा यही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित व भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। इस परिभाषा के आधार पर व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजियों के संचालन की स्वतंत्रता है। आर्थिक सीमा का क्षेत्र। आर्थिक सीमा का क्षेत्र देश की राजनीतिक सीमा यानी समुद्री सीमा और आकाशीय क्षेत्र सहित। दूसरा है देश के विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान। उसका अगला है देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान या वायुयान। उसका अगला है मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल व प्राकृतिक गैस यान जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिन पर देशों का अन्य अधिकार है। उसका अगला है राष्ट्रीय आय समुच्चयों की दो श्रेणियां होती है, देशीय और राष्ट्रीय। अर्थात देशीय उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादित इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन देशीय उत्पाद कहलाता है। उसके बाद निवासी की संकल्पना। निवासी की संकल्पना नागरिक और निवासी नागरिक और निवासी दो भिन्न शब्द हैं। एक व्यक्ति देश का एक नागरिक हो सकता है और किसी व्यक्ति अन्य देश का नागरिक किसी अन्य देश का निवासी जो भारतीय विदेश में रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं और जिस देश में रहते हैं उसके निवासी हैं। उसके बाद निवासियों की परिभाषा क्या है? निवासी की परिभाषा है एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है जिस देश में रहता है या स्थित है वह उसी की आर्थिक सीमा में उनके आर्थिक हितों का केंद्र है। आर्थिक हितों का केंद्र के मतलब दो बात शामिल है जिसमें वह निवासी अर्थात व्यक्ति या संस्था उस देश की आर्थिक सीमा में हो रहता है या स्थित है। दूसरा है वही उसकी कमाने या खर्च करने या संचय करने का आर्थिक क्रियाएं वहीं से होती है। आर्थिक क्रियाएं वहीं से होती है। आगे देखते हैं जिसमें क्या एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। उन उत्पाद चाहे उस देश के आर्थिक सीमा में किया गया हो या बाहर। इनकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया है उत्पादन जो एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित है देशीय उत्पाद कहलाता है। कहते हैं इसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया है उत्पादन जो देश की आर्थिक सीमा में स्थित है देशीय उत्पादन कहलाता है, चाहे वह उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय उत्पाद और देशीय उत्पाद में संबंध क्या है? देखिए किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसी देश द्वारा किया गया किसी आर्थिक सीमा में कुल उत्पादन घरेलू उत्पाद कहलाया जाता है। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय उत्पाद के यहाँ कुछ टर्म्स दे रखे जैसे कि देशी उत्पाद प्लस देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर। यहाँ देख ले आर्थिक सीमा के बाहर किया गया उत्पादन या उसके बाद माइनस में कर दिया गया है देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन या देख राष्ट्रीय उत्पादन देशी उत्पाद प्लस विदेशी
प्लस विदेशों से प्राप्त आय का कारक आय माइनस विदेशों को दी गई। ऐसे इसके दोस्त कुछ है जिसमें अगला इसका, यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक हो तो विदेशों में निलंबन कारक आय धनात्मक होगी। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से कम होती है तो विदेशों से निलंबित कारक आय ऋणात्मक होती है। उसके बाद औद्योगिक वर्गीकरण क्या है? उत्पादन इकाइयों का अलग अलग औद्योगिक समूह या क्षेत्रकों में सामूहिकरण औद्योगिक वर्गीकरण कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र, इसमें 3 क्षेत्र इसमें है, वे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कहलाता है कि इस क्षेत्र के उन उत्पादन इकाइयों में शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर सकती है, जैसे खनन हो गया, पशुपालन हो गया, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनिज निकालना, वनस्पति वानिकी आदि। द्वितीय क्षेत्र में के लिए कच्चा माल मिलता है। द्वितीय क्षेत्र क्या? इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाई शामिल की जाती है जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तन करती है। कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसके देख लेते हैं दोस्तों। इससे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी, इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाला उत्पादन इकाइयां आती है। परिवहन, व्यापार, शिक्षा, होटल आदि कुछ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधित बहुत से समुच्चय होते हैं, जैसे देशीय व राष्ट्रीय संकलन व निलंबन, कारक लागत पर अंकलित और बाजार कीमत पर आकलित। निलंबन राष्ट्रीय व देशीय उत्पाद। निलंबन देशीय उत्पाद बराबर होता है सकल देशीय उत्पाद माइनस हास्य उत्पाद। निलंबन राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल देशीय उत्पाद हास्य उत्पाद। यहाँ पे देखते हैं कि बाजार कीमत पर आकलन और साधन लागत पर आकलन। साधन लागत पर देशीय उत्पाद बराबर होता है बाजार मूल्य पर देशीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहकारिता। अप्रत्यक्ष कर और सरकारी सहायता के अंतर को निलंबन अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यानी अप्रत्यक्ष कर और सरकारी सहायता के अंतर को निलंबन अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। निलंबन कर अप्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी सहायता। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह से हमें इसके आकलन की 3 विधियां मिलती है। उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पादन जिसमें मूल्य समृद्धि विधि है, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक क्षेत्र के बाजार कीमत पर संकलन मूल्य समृद्धि ज्ञान करते हैं और सभी क्षेत्रकों की इस मूल्य समृद्धि का योग करने में हमें बाजार कीमत पर संकलन घरेलू ज्ञान प्राप्त होता है। आय वृद्धि क्या होती है? इस विधि के अंतर्गत पहले क्षेत्रक द्वारा किए गए कुल कारक भुगतान का आकलन करते हैं, फिर तीनों क्षेत्रकों के कारक भुगतानों का योग करने से हमें साधन लागत पर निव्वल मूल्य वृद्धि या उसको देशीय उत्पाद या देशीय कारक कहते हैं। देशीय कारक आय का निम्नलिखित घटक होते हैं, जैसे कर्मचारी का हो गया, उसके बाद फिर ब्याज हो गया, उसका किराया, रॉयल्टी, लाभ। मिश्रित आय से तात्पर्य है कि सारे कारकों की सम्मिलित आय। अतः साधन लागत पर निलंबन देशीय उत्पाद। ये देखिए, इस विधि के अंतर्गत हम उपभोग और निवेश पर किए गए व्यय को जोड़ लेते हैं। यह व्यय देशीय उत्पाद पर किया गया व्यय। इसके विभिन्न घटक जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि जिसमें दिया गया है
निजी उत निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, संकलन, देशीय पूंजी निलंबन। प्रयोजन आय। प्रयोजन आय क्या होता है? प्रयोजन आय होता है उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को, यानी यहाँ पे उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को प्रयोज्य आय कहते हैं। इसमें कारक आय और हस्तांतरण दोनों शामिल होते हैं। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है। राष्ट्रीय आय ज्ञात हो तो बचत। अब इसका कुछ राष्ट्रीय आय का परिभाषा देखिए। इसमें संकलन, राष्ट्रीय बचत आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय प्लस निलंबन अप्रत्यक्ष कर प्लस हास्य मूल्य प्लस विदेशी। इसमें भारत के संबंध में किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित 3 विधियों से की जाती है। पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि, तीसरा व्यय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में लगाया था। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में विलियम डिग्बी, फिडेलिस सिराज शाह एवं खंबाता, आर.सी. देसाई, बी. नटराजन आदि ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान किया था। स्वतंत्रता के पूर्व सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान वर्ष 1931-32 के बी.के.आर.वी. राव द्वारा किया गया। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु 1949 ईस्वी में पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की समिति का गठन किया गया। 3 सदस्य इस समिति में डी.आर. गडगिल एवं बी.के.आर.वी. राव के सदस्य थे। इस समिति द्वारा 1951 में पहले जबकि वर्ष 1954 में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी एनएसओ के पूर्व केंद्रीय सांख्यिकी सीएसओ द्वारा की जाती है। एनएसओ और सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यहाँ पे राष्ट्रीय आय की अवधारणा है जिसमें जीडीपी हो गई, जीएनपी हो गया। जीडीपी देखते हैं सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 के क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के आधार पर भारत के जीडीपी विश्व की तीसरी, चीन एवं यूएसए के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बजट के अनुमान 2020-21 एवं आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के अनुसार भारत से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्रमशः घटते क्रम में यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी के बाद है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2018-19 से 6.8% की तुलना में काफ़ी कम होकर 5% मान लगाए थे। इसको जीएनपी कहते हैं। जीएनपी होता है किसी देश के नागरिक द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्यों को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहता है। सकल राष्ट्रीय आय की गणना में विदेश के कार्यरत देश के नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी व्यक्तियों की आय को हटाया जाता है। जैसे जीएनपी का फॉर्मूला जीडी प्लस विदेशों से अर्जित आय। यहाँ पे आर्थिक समीक्षा के अनुसार कुछ टर्म्स दिए गए जिसमें 2019-20 में भारत की राष्ट्रीय आय जीएनआई स्थिर कीमतों पर 5% की वृद्धि दर के साथ 146.30 लाख करोड़ की अनुमानित की गई है। एनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 2 मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय आय एनएनआई स्थिर कीमतों पर 5% की वृद्धि
जिसमें 129.49 करोड़ अनुमानित की गई, जबकि 2018 के स्थिर इसमें 123 और वही 2018-19 के स्थिर कीमतों पर 92,565 रुपया, जबकि चालू कीमतों पर इसमें दिया गया है 1,26,000 समथिंग कुछ रुपये। दोस्तों अब हम अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित।